आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ये एक्चुअली में लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये टेक्निक्स एलेक्स जेफरी ने 1984 में स्टार्ट की थी इन वो अदर कंट्री और फॉरेन। उसके बाद कश्यप और लालजी सिंह इन्होंने इंडिया में भी ये टेक्निक इस्तेमाल की थी। नाउ ये टेक्निक है क्या, हम ये समझेंगे आज कि व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अब फिंगरप्रिंट मतलब स्टूडेंट आपको पता है कि फिंगरप्रिंट मतलब फिंगरप्रिंट के आपके उंगलियों में जो होता है डिज़ाइन बनी होती है उसको हम फिंगरप्रिंट कहते हैं, जो हर इंसान की अपनी एक यूनिक होती है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अब डीएनए फिंगर तो होता नहीं है, लेकिन डीएनए सीक्वेंस एक पर्टिकुलर पैटर्न में हर इंसान में एक डेफिनाइट होती है जो किसी दूसरे से कभी भी नहीं मिलती। जैसे उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स किसी से नहीं मिलते, वैसे डीएनए सीक्वेंस भी हर इंसान की इंडिपेंडेंट होती है, किसी से नहीं मिलती। इसलिए इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। लेट्स बिगिन द टेक्निक ऑफ यूजिंग डीएनए फिंगरप्रिंट्स और सीक्वेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस enzyme clue to identify particular individual is called DNA fingerprinting. DNA fingerprint रिजल्टिंग करने के लिए डीएनए को काटने के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दीज एंडोन्यूक्लियस आर हैव द यूनिक सीक्वेंस बेसिकली फॉर कटिंग और डीएनए को बेसिक पैटर्न से ही काटने वाला ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, जो क्ल्यू मतलब तोड़ना काटना फॉर पर्टिकुलर इंडिविजुअल नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हर इंसान को खोजने के लिए या उसकी आइडेंटिटी करने के लिए ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। दिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आल्सो कॉल्ड द डीएनए प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग इसलिए होता है कि इसको डीएनए की सीक्वेंस को बढ़ाया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और उनके सीक्वेंस को अरेंज किया जाता है। इसको इसलिए कहा गया है डीएनए प्रोफाइलिंग। लाइक द फिंगरप्रिंट्स सच एज ह्यूमन फिंगरप्रिंट और अदर्स फिंगरप्रिंट ईच हैव यूनिक डीएनए फिंगरप्रिंट्स। ईच ऑर्गेनिज्म, हर एक इंसान की आपकी एक खुद की फिंगरप्रिंट या टेक्निक्स खुद की आइडेंटिकल सीक्वेंस होती है जो किसी से नहीं मिलती है। डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखेंगे क्या कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मतलब अगर समझो कोई विक्टिम्स है, कोई कुछ हुआ है, कोई क्राइम हुआ है और वहाँ पर बॉडी नहीं है लेकिन कुछ बॉडी के जैसे पार्ट्स या फ्लूइड मिला, तो उस फ्लूइड से उस इंसान का पता लगाया जा सकता है। तो क्यों? क्योंकि आइडेंटिफाई न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म में के जो पार्ट रहेंगे उसके न्यूक्लियोटाइड, आई होप सो कि न्यूक्लियोटाइड आपको वर्ड्स पता है, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस का पता करेगा और वो मैच कर दिया जाएगा। It is necessary note that the 99% of nucleotide in all person in human are same. इंसान, सभी इंसानों में 99% न्यूक्लियोटाइड सेम होते हैं। मतलब लगभग लास्ट टॉपिक में देखा था हमने कितना 0.1 इज डिफरेंट ओनली, 99.9 था वहाँ पर, है ना। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम मतलब अप्रोक्सीमेटली 100%। अप्रोक्सीमेटली इसलिए कहा मैंने क्योंकि 99 है इसलिए सेम होता है। बचा जो 1% है, वो 1% हर इंसान का अलग अलग होता है। These short pieces of nucleotide having the 20 to 100 base pair, BP मतलब बेस पेयर, बेस पेयर हर इंसान में इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट होता है। 20 से 100 न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर हर इंसान का अलग अलग होता है। अब किस में कितना होगा कुछ पता नहीं किसी को, लेकिन ये टुकड़ा मान लो अभी ये 40 बेस पेयर का एक सीक्वेंस ले लिया अपन ने एग्जाम्पल में, ना 20 लिया मैंने 100 लिया, 40 ले लिया। अब ये क्या कहता है कि इन ह्यूमन सीक्वेंस की एक पैटर्न है इसकी। मान लो कि हम जैसे ए
टी जी सी ऐसे करते 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 40 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है। लेकिन अब ये कैसे होगी कि एक ही टुकड़ा नहीं है, उस ऑर्गेनिज्म में ये सीक्वेंस रिपीट होती है। मतलब ये मतलब मान लो कि ABCDEFG लिखा हुआ है, मैं जो बोला ABCDEFG, मान लो ये न्यूक्लियोटाइड है एग्जाम्पल के समझने के, ये ABCDEFG ये टुकड़े उसके जीनोम में, जीनोम वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जीनोम में कई जगह रिपीट हुए हैं, बिल्कुल सेम ABCDEFG, पहले जी नहीं आया और पीछे नहीं गया, ABCDEFG इसी सीक्वेंस में, मान लो ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, ऐसे 40 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीट सेवरल टाइम, then such sequence of or such segment of repeated sequence of nucleotide is known as VNTR, variable numbers or tandem repeats, VNTRS। ये VNTRs हर इंसान का इंडिपेंडेंट होता है या यूनिक होता है, समझेंगे हम, कहेंगे इसको यूनिक होता है, किसी से भी नहीं मिलता, लेकिन अपने पेरेंट्स से उनकी सीक्वेंस कुछ हद तक मिल सकती है, कुछ हद तक मिल सकती है, कहानी पूरी नहीं होती है, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं कि हर इंसान का VNTR यूनिक होता है। क्लियर है? द लेंथ ऑफ द VNTR इज डिफरेंट इन ईच इंडिविजुअल एंड हैंस कॉल्ड द की फैक्टर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसलिए इसको की फैक्टर कहा गया है, क्योंकि ये हर इंसान का अपना खुद का यूनिक सीक्वेंस होता है जो किसी से भी नहीं मिलता है। कश्यप और लालजी सिंह ने ये टेक्निक इंडिया में सबसे पहले बार जो इंस्टीट्यूट है, कौन सी वाली, CDFD, DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर हैदराबाद, और सेलुलर हैदराबाद एंड द सेंटर ऑफ सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद, यहाँ पर उन्होंने सबसे पहली बार ये इस्तेमाल की थी, लेकिन इसकी खोज एलेक्स जॉफरी ने की थी। ठीक है ना, एलेक्स जॉफरी ने इसकी खोज की थी। आई होप सो कि आपको फिंगर प्रिंटिंग मतलब यूनिक DNA सीक्वेंस के VNTR को खोज कर उसकी सीक्वेंस से उस ऑर्गेनिज्म का पता लगाना, ये DNA फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी होती है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर काफ़ी लंबी है और यूनिक भी है। पहले हम प्रोसीजर पढ़ने के पहले एक डायग्राम को आपकी बुक के समझ लेते हैं। ये पहली स्टेप आपकी बुक में पहला लिखा हुआ, अभी यहाँ पर लिखा है फर्स्ट स्टेप, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो भी सैंपल, ऐसे पे लिखा, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ब्लड सैंपल, दिस ब्लड सैंपल, एक आध क्राइम हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन बॉडी नहीं मिली और किसी को पता नहीं है क्या है, तो जो ब्लड सैंपल होंगे, आपने देखा होगा टीवी में, सीरियल्स में या मूवीज़ में कि पता लगाया जाता है ना। इसके अलावा हमने भी सुना है कि पिक्चरों में DNA टेस्ट होता है। DNA टेस्ट, व्हाट इज DNA टेस्ट? DNA टेस्ट नथिंग बट दिस DNA फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है। तो सैंपल लेना, उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल या DNA बाहर निकालना, उस DNA मटेरियल को एंडोन्यूक्लियस से कट करना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर देना, कटिंग ऑफ दैट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कटिंग वाले न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को फिर द DNA फ्रैगमेंट is separated with the band during electrophoresis in agarose gel। अब ये बात में बताऊंगा कि क्या होता है जब पढ़ेंगे हम, तो कि ये इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन क्या होती है, कैसे काम करती है, जब हम पढ़ेंगे और आगे तब आपको समझा के दूंगा। तो उसको कट करें, उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करना, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस बैंड को, पैटर्न को इस अगारोज नायलॉन सेलुलोज फिल्टर पेपर पर अटैच कर देना। फिर क्या कहेगा कि दिस DNA प्रोब इज बाइंड विद द स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस, जो नॉन DNA सीक्वेंस है उसके साथ में मिक्स कर देना। उसके अलावा इसके साथ में पहले DNA डबल स्टैंड था, उसको सिंगल स्टैंड करना, बाइंड करना, फिर उनको फिल्म पर वॉश करके, इसमें जो फिल्म रहेगी इसमें वॉश कर दिए तो अनहाइब्रिड पढ़ेंगे हम, उसको वॉश कर देना। फिर उसको एक्सरे फिल्म में एक्सपोज करना, जो
एक अपना यूनिक बैंड बना देगा और यूनिक बैंड जो नॉन सीक्वेंस होंगे उनके हिसाब से वो आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है जिसको हम स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहेंगे। हम पढ़ते हैं अभी स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, प्रोसीजर। अब पहला जैसे देखा था हमने कि ब्लड सैंपल निकालना। डीएनए आइसोलेशन इज डन बाय वेरियस मटेरियल जस्ट लाइक द ब्लड स्टेन, सीमेन स्टेन, हेयर रूट, स्क्रीन फ्रैगमेंट। विक्टिम की जो भी चीज़ वहाँ पे मिलेगी, वो ब्लड, सीमेन रहे, हेयर रूट्स मिले या हेयर मिले वहाँ से, या स्किन का कोई टुकड़ा मिला, वो एज अ सोर्स माना जाता है। उससे डीएनए आइसोलेट किया जा सकता है। डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ये डीएनए एम्प्लीफिकेशन इज एम्पलीफायर, मतलब एम्पलीफायर ये होता है ना बढ़ाने वाला, एम्पलीफाई करना, बढ़ाना। सीक्वेंस की या डीजे वीजे में या उसमें मशीन लगी, तो बड़ी बड़ी मशीन वो क्या करती है, साउंड की क्वालिटी को या क्वांटिटी को बढ़ा देती है, इन्हांस कर देती है, तो उसको हम कहते हैं एम्पलीफायर। अब डीएनए एम्पलीफायर मतलब क्या होगा, डीएनए की सीक्वेंस बढ़ाने वाला, है ना। तो डीएनए एम्पलीफायर मतलब इट इज़ अ टेक्निक बाय विच द क्वांटिटी ऑफ डीएनए इज इंक्रीज इन लॉट्स ऑफ मल्टीप्लाई बाय मेनी थिंग। मान लो अगर हमको 10 डीएनए के टुकड़े में सीक्वेंस मिली तो उसको हम 10,000 कर सकते हैं मशीन के थ्रू, जो जैसे की वैसी होगी। उसको कहते हैं प्रोसेस को पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस प्रोसेस के थ्रू पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमर की कंटिन्यू चेन रिएक्शन जो की जाती है उसको पीसीआर कहते हैं। पीसीआर के थ्रू उस कॉपी, डीएनए कॉपी को जो ब्लड से या ऑब्जेक्ट से ली गई उसको बढ़ा दिया जाता है, क्वांटिटी उसकी बढ़ाई जाती है टेस्ट करने के लिए। डीएनए फ्रेगमेंटेशन बाय रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। डीएनए फ्रेगमेंट्स, वो जो मिला हुआ जो डीएनए सेगमेंट रहेगा उस डीएनए को कई गुना बढ़ाया जाएगा, उसके बाद उसको कट कर दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होंगे उनमें एक स्पेशलिटी होती है कि वो एक नॉन सीक्वेंस से, मान लो अभी मैं लेता है ए ए ए ए, अब उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा, टी 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 टी। अब ये ऐसी सीक्वेंसिंग जहां डीएनए पे रहेगी वो वहीं से कट करेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं से ही कट करेगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ये होता है कि पर्टिकुलर सीक्वेंस से ही वो कट करते हैं और ये स्पेसिफिक होते हैं। अब पहला हो गया आइसोलेशन, दूसरा हो गया उसको एम्पलीफाई करना, तीसरा हो गया उसको कटिंग हो गया। अब आती है इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद। इट इज़ एन जस्ट मशीन और टेक्निक्स बाय विच द डीएनए इज सेपरेट द बैंड, जो कट किया ना, टुकड़े बने ना, वीएनटीआर से टुकड़े, ये टुकड़ों को उनके डिस्टेंस के या उनके बेस पेयर के हिसाब से, मतलब कट कर दिया तो कोई 100 बेस पेयर का बनेगा, कोई 250 का बनेगा, कोई 500 का बनेगा, 2 का बनेगा, 4 का बनेगा, या जो भी है टुकड़े टुकड़े बनेंगे, है ना। तो टुकड़े बनेंगे तो टुकड़ों को हमको सीक्वेंस करना है, अरेंज करना है। तो सेपरेट करने के लिए या उनके टुकड़े के डिस्टेंस वाइज उसको अरेंज करने के लिए इलेक्ट्रोफोर्स का इस्तेमाल होता है। अब ये होती क्या है समझेंगे 1 मिनट के लिए। मैं थोड़ा अब इसको इरेज कर देता ताकि अपना एरिया पूरा क्लियर हो जाए। इट इज़ जस्ट अ मशीन इन विच दी अगारोस जेल, यहाँ पे वर्ड होगा कहीं ना कहीं अगारोस जेल, हाँ ये रहा अगारोस पॉलीमर जेल, अगारोस जेल। इसमें क्या करेंगे, इसको अगारोस जेल से इसको फिलअप कर देंगे। फिल कर दिए, इट इज़ अ लिक्विड जस्ट लाइक लिक्विड, फिल कर दिए। फिर ये डीएनए जो टुकड़े डाले थे वो यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा और इनमें करंट पास कर दिया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ से जैसे करंट बहेगा तो ये डीएनए के टुकड़े भी यहाँ से मूव होंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस दौरान क्या होगा कि जो छोटे टुकड़े रहेंगे, देखिए क्या बोल रहा है, द फ्रैगमेंट ऑफ अकर डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट। जो बड़े डीएनए के टुकड़े रहेंगे वो लंबे होने के कारण ज़्यादा फ्लो नहीं हो पाएंगे,
क्योंकि बड़े रहते हैं, फंस जाते हैं। और छोटे टुकड़े हैं वो नीचे तक चले जाएंगे, मतलब हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे उसका लेंथ बढ़ता चला जाएगा, ऊपर में बड़े बड़े और नीचे तक छोटे छोटे आएंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि एक फ्लो हो जाएगा। अब क्या बोलता है कि फ्लो होने के बाद में मोर लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट मूव शॉर्टर डिस्टेंस, बड़े लंबे वाले डिस्टेंस, लंबे टुकड़े डीएनए के वो ऊपर शॉर्टर जाएंगे, और वाइल्ड मिनिमम लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट मूव लॉन्गर डिस्टेंस, छोटे रहेंगे वो लंबी दूरी तक जाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि हमको एक इलेक्ट्रोफोर्स की मदद से क्या हो जाएगा कि डीएनए के जो टुकड़े हैं वो बड़े से छोटे की ओर, ये बड़े हैं और ये छोटे हैं, छोटी की ओर ऐसे डिस्टेंस वाइज या उसकी बेस पेयर की लंबाई के हिसाब से उस जेल के अंदर में मिलेंगे। अब क्या होता है स्लॉटिंग, वो जो जेल था उसको निकाला जाएगा। द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज कन्वर्टेड इनटू द सिंगल स्ट्रैंडेड बाय अल्कलाइन ट्रीटमेंट्स। अब क्या हो गया कि उसको फिल्म बन मिल गई, ये मान लो ये फिल्म बन रही, उसमें जेल है। अब डीएनए जो मिले हैं वो उस फिल्म में अगारोस कौन सी है फिल्म, ये दिस द अगारोस पॉलीमर जेल स्लैब, इसमें जो फिल्म मिलेगी वो फिल्म क्या होगा उसको निकाला जाएगा। अब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था तो उसको सिंगल स्ट्रैंड कर दिया जाएगा विद द अल्कली ट्रीटमेंट्स, क्योंकि पेयर रहेंगे तो उनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस को अलग कर दिया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज द साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स। अब साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स क्या है समझ लो। जैसे हमने देखे थे डीएनए को कट कर दिया गया, अब साउदर्न, उसमें भी साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, ईस्टर्न वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक अलग अलग आती है। तो साउदर्न ब्लॉटिंग डीएनए को स्लॉट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, डीएनए को स्लॉट सिर्फ, ठीक है। डीएनए को स्लॉट करने की टेक्निक को साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहा जाता है, विच इज़ डिस्कवर्ड बाय E.M. साउदर्न इन 1975। यहाँ पे क्या होगा, जो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड थे, द सेपरेटेड डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम द जेल is transferred to the nitrocellulose और नायलॉन मेम्ब्रेन। इसमें क्या होगा कि एक ये जो मेम्ब्रेन दिया हुआ है, ये मेम्ब्रेन पर क्या, ये इलेक्ट्रोड हो गया, एक मेम्ब्रेन रखी जाएगी, उस में मान लो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर में जो अगर उसका था वो डाल दिया गया, उसके ऊपर में बाकी फिल्टर पेपर डालकर उसको कंप्रेस कर, ऊपर से और नीचे से कंप्रेस कर दे, मशीन के थ्रू कंप्रेस कर दिया गया। तो क्या होगा कि जो जेल, थोड़ा हम इसको कलर चेंज कर देते हैं, है ना, ये इसमें क्या हो गया कि इसमें जेल है, दबाने से क्या हो जाएगा, जेल धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा ये नायलॉन पेपर से थ्रू। अब जैसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा तो डीएनए के सेगमेंट्स ये नायलॉन पेपर के ऊपर में स्टिक हो जाएंगे। नाउ द नायलॉन मेम्ब्रेन कंटेन लार्ज नंबर ऑफ बैंड्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रैगमेंट। और नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के फ्रैगमेंट अभी चिपक गए। पहला क्या हुआ, कलेक्ट किया गया, फिर उसको काटा जाने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उसको उसके लंबाई के हिसाब से उसको रनिंग होगी और उसकी एक बैंड मिलेंगे। डबल को सिंगल कर दिया गया। अब साउदर्न ब्लॉटिंग के थ्रू नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर वो जो बैंड इलेक्ट्रोफोर्स से बने थे वो चिपका दिए जाएंगे या स्टिक हो जाएंगे। अब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या, हमको तो या टेक्निक करने वालों को तो ये तो पता नहीं होगा कि कौन से सीक्वेंस की बेस पेयर की क्या सीक्वेंसिंग है। तो क्या होता है कि आर्टिफिशियली या नॉन सीक्वेंस के बैंड बहुत सारे रखे होते हैं टेक्निक के लिए। वो नो सीक्वेंस वाले जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नॉन सीक्वेंस वाले बैंड जो रेडियो एक्टिव से लेबल्ड होते हैं, ये क्या करेंगे कि उसके साथ में उनको वो सिंगल स्ट्रैंडेड के ऊपर में उसको छोड़ दिया जाएगा। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट विद द डीएनए प्रोब जो नॉन सीक्वेंस है, मार्कर विद द रेडियो एक्टिव आइसोटोप लाइक क्या है ये फॉस्फेट
के साथ में नॉन सीक्वेंस फॉस्फेट के साथ में बाइंड कर दिया जाएगा और एक्सपोज कर दिया जाएगा नायलॉन पेपर के साथ में। अब क्या होगा कि जो डीएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड जो जिसमें नॉन होगा जैसे ATCGT, तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा TAGCA, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, जो पुराना जो डीएनए का मटेरियल है उनके साथ में ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे नॉन सीक्वेंस वाले, और ये रेडियो एक्टिव प्रोब से बने होंगे, तो रेडियो एक्टिव होने के कारण ये चमकेंगे ड्यूरिंग द फोटोग्राफी टेक्निक्स। जैसे ही ये लेबल हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, उस डीएनए सीक्वेंस के नायलॉन मेम्ब्रेन को एक्सपीस द प्रोब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपोज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए nylon membrane which contain the VNTR variable number of 10 repeats have base sequence complementary with the probes isotopes now exposed in the autoradiography in X-ray film। एक्सरे फिल्म में ऑटो रेडियोग्राफी में एक्सपोज करते हैं, जैसे एक्सपोज करते हैं वो चमकने लगते हैं, अलग अलग नॉन सीक्वेंस के बैंड्स आइडेंटिफाई होने लगते हैं, और इस तरफ से ऑडियो रेडियोग्राफी प्रेजेंट द डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ probe। In this way, the unknown sequence of nucleotides have identified from the sample DNA with the help of DNA probe of particular person। उस पर्सन के नॉन सीक्वेंस को VNTR को नॉन सीक्वेंस से जो प्रोब की मदद होगा, प्रोब की मदद से उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, और इंसान जिस इंसान का विक्टिम का या जहाँ पे सैंपल मिला उसके सीक्वेंस को जोड़कर संबंधित व्यक्ति को या उस व्यक्ति को आइडेंटिटी को खोजना शुरू कर दिया जाता है। और इस तरह से मान लो अगर पेरेंट्स दो माता पिता का बच्चा कोई खो गया है और उसको खोजना है, और कोई बच्चा मिल गया और वो दावा करता है कि मैं आपका बेटा हूँ या जो भी है, तो उसको कैसे पता करेंगे, उसका बेटे का या लड़के का डीएनए सीक्वेंस निकाल जाएगा, उसकी सीक्वेंस खोज जाएगी, और पेरेंट्स की सीक्वेंस ऐसे ही खोज जाएंगी ये सेम टेक्निक से, और जब दोनों को मिलाई जाएगी तो VNTR मैच होते हैं कि कोई जगह पर मैच होते हैं क्या, इस तरीके से उस पर्सन के डीएनए को या उस लड़के को या बच्चे को वो उनका पेरेंट्स का बच्चा है या नहीं है आसानी से खोजा जा सकता है। अब इसीलिए इसकी बुलाया गया है एप्लीकेशन। ये स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, ये 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपके डिस्प्ले पर कितने दिख रहे हैं, पूरे के पूरे 9 है ना। हम एक को डिस्कस करते हैं। पहला, द यूजफुल ऑफ फोरेंसिक साइंस, दिस इज यूज इन फोरेंसिक साइंस, मतलब मर्डर को, रेप को या अदर क्राइम को खोजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको सिंपल सी बात है, अभी बताया मैंने वही। फिंगरप्रिंटिंग यूज फॉर द फाइंड आउट द रियल फादर एंड मदर और चाइल्ड, रियल पेरेंट को या रियल चाइल्ड को खोजने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज टू डायग्नोज द हेरिडिटी डिसीज आल्सो, अनुवांशिक बीमारियों को खोजने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इन द एंड न्यू बॉर्न्स बेबी लाइक हीमोफीलिया, थैलेसीमिया हम जो पढ़ चुके हैं, ऐसे बीमारियों के खोज के लिए भी, डाउन सिंड्रोम को खोजने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस टेक्निक इज़ यूजफुल फॉर वेरीफाई द इमिग्रेंटेड वेदर इट इज़ रेयरली क्लोज रिलेटिव ऑफ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड रेसिडेंस। वो जो एरिया में कोई माइग्रेशन होता है तो कौन से एरिया से वो रिलेटिव मेंटेन करता है, इसकी भी ये खोज की जा सकती है, या रिलेशन को आइडेंटिफाई करने को, माता पिता तो है ही, मदर फादर तो है ही, दूसरे रिलेटिव को खोजने के लिए भी मदद करता है। इट इज़ यूज टू स्टडी द ब्रीडिंग पैटर्न ऑफ एनिमल फेसिंग द डेंजर ऑफ एग्जिस्टेंस। जो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होने के कगार पर पहुंच चुका है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म की ब्रीडिंग पैटर्न को या उनके एनिमल्स को डायग्नोस करने के लिए, उनको उन ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इस टेक्निक का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। इट इज़ आल्सो यूज टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ
सोल्जर किल्ड इन वॉर, वो कौन सा सोल्जर है, कौन से देश का है, ये आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन एग्रीकल्चर इट इज़ आल्सो यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी ऑफ द क्रॉप। द टेक्निक आल्सो यूजफुल इन जीनोमिक्स प्रिपरेशन, जीनोमिक्स को प्रिपरेशन करने में भी इस्तेमाल होगा, जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने में इस्तेमाल होगा। These techniques are also useful in useful in the study of phylogeny। ऑर्गेनिज्म में फाइलोजेनी को या हम कहेंगे कि अनुवंश को खोजने के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि इंसान के पूर्वज बंदर थे, एक्चुअली बंदर नहीं थे, बंदर जैसे थे, या हम कहेंगे बंदर तो बहुत किस्म के हैं, लगभग 2000 स्पीसीज दुनिया भर पाई जाती बंदरों की, तो सारे के सारे नहीं होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो चिंपैंजी होते हैं, चिंपैंजी, एप्स नहीं, जो गोरिल्ला होता है वो नहीं, जो चिंपैंजी होता है, ओरेंगेटन होते हैं, ये इंसान के सबसे निकटतम या क्लोजेस्ट मंकी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके जेनेटिक्स को खोज देखे और इंसान का जेनेटिक को देखे तो लगभग मिलते जुलते हैं, इसलिए उसके फाइलोजेनी को या उस प्रजाति को, इंसान रहे या पेड़ रहे, पौधे रहे या कोई भी एनिमल रहे, उनके फाइलोजेनी को खोजने के लिए भी ये टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके ऐसे 9 एप्लीकेशन हैं जो आप लिख सकते हो। ये टॉपिक आज हमारा आखिरी था चैप्टर नंबर 4 को लेके, जिसको हमने कहा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट पढ़ते रहिए, और हम जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमारे इस साल के लिए फॉर दिस ईयर उसके बहुत सारे टॉपिक कम कर दिए गए, सिर्फ 2 ही टॉपिक रखे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 का हम जो इस साल दिया है उतना ही टॉपिक हम पढ़ेंगे, और वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक कि इस चैप्टर से संबंधित रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे वो हमें आज या कल क्वेश्चन करेंगे, और फिर उसके बाद में हम उसको आगे बढ़ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।